रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 में आज हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स को समझने से पहले आप इसका एक फ्लो चार्ट समझ लें, ताकि आपको पूरे का पूरा सवाल अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी मूवमेंट शामिल हैं। और इस फ्लो चार्ट को आपने ज़रूर याद करना है, क्योंकि अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपको मूवमेंट याद करने में भी आसानी हो जाएगी और आपको भूलेगी भी नहीं कोई। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होके किसी की मूवमेंट किसी के अंदर लिख देते हैं, किसी की दूसरे के अंदर लिख देते हैं, इस तरह वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के पहले दिया है, इसको आप समझ लें। सबसे पहले प्लांट मूवमेंट की दो बड़ी टाइप्स हैं, जेहन में रखिएगा। प्लांट मूवमेंट की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट है और एक पैराटोनिक मूवमेंट है। अब इन सबको बारी बारी हमने इसी लेक्चर में डिस्क्राइब करना है। ऑटोनॉमिक नॉमिक मूवमेंट को इस लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराटोनिक को करेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की तीन टाइप्स हैं, जिसे हम टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, टर्गर मूवमेंट कहते हैं और ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। प्लांट्स मूवमेंट दो तरह की हैं, एक ऑटोनॉमिक और एक पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक मूवमेंट तीन तरह की हैं, एक टैक्टिक मूवमेंट, एक टर्गर मूवमेंट और एक ग्रोथ मूवमेंट। उसके बाद टैक्टिक मूवमेंट आगे दो टाइप्स की हैं, एक फोटोटैक्टिक मूवमेंट और एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट आगे दो टाइप्स की हैं, एक फोटोटैक्टिक मूवमेंट और एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट दो तरह की हैं, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट दो तरह की हैं, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट तीन तरह की हैं, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी और न्यूटेशन। ग्रोथ मूवमेंट तीन तरह की हैं, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी और न्यूटेशन। उसके बाद पैराटोनिक मूवमेंट दो तरह की है, ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नास्टिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट दो तरह की हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट पांच टाइप्स की हैं, बहुत ही आसान, सबकी एक ही डेफिनेशन है, सिर्फ स्टिमुलाई चेंज कर देना है। फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। ये ट्रॉपिक मूवमेंट की आगे पांच टाइप्स हैं। नास्टिक मूवमेंट दो तरह की होती है, एक निस्टिनेस्टी होता है और एक हेप्टोनेस्टिक होता है। निस्टिनेस्टी आगे दो तरह की हैं, एक फोटोनेस्टी और एक थर्मोनेस्टी। तो बेसिकली ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, जिसको अगर आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अगर मैं इधर ही बारी बारी आपको बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको यहाँ समझ भी नहीं आएगी बात। तो इसलिए मैंने सिर्फ टाइप्स के नाम बताए हैं यहाँ पर आपको, और इसके बारे में फर्दर आपको हर एक के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से समझना है कि कौन सी मूवमेंट किसके अंदर आती है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लें, ताकि आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी गलत ना हो। तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है प्लांट्स मूवमेंट के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट मूवमेंट को। प्लांट मूवमेंट क्या होती हैं, अब हम बारी बारी तमाम प्लांट मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। इसमें हम पहली मूवमेंट की टाइप को पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जानवर और जो प्लांट होते हैं उनकी मूवमेंट में फ़र्क क्या होता है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई। अब देखिए, जो भी जानदार है वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है वो जो माहौल में होने वाली चेंज है या बॉडी के अंदर आने वाली चेंज है, उसको वो रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई, एनी चेंज in the environment या in body, any change, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। कोई भी जो स्टिमुलाई आ रहा है, पैगाम आ रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कोई सर्दी से बचने के लिए ऐसी जगह पे छुप जाएगा या ऐसी जगह को अपना लेगा जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होगी। तो स्टिमुलाई क्या था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। या प्यास लगी है तो स्टिमुलाई आया, प्यास लगी है तो मूवमेंट करेंगे पानी की तरफ। तो बेसिकली क्या है, ये तमाम स्टिमुलाई होते हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, उसकी तरफ जाया जा रहा है या उससे दूर जाया जा रहा है। एनिमल्स मूव इन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एनिमल जो होते हैं मूव करते हैं रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखें, अगर एक जानदार को भूख लगी है तो मूवमेंट करेगा, तो खुराक की तरफ जाएगा।
उसे पानी पीना है तो वो पानी की तरफ जाएगा, चल कर जाएगा। तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, चल कर जो जा रहा है ये रिस्पॉन्स है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सिमिलरली प्लांट आल्सो शो मूवमेंट, प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। एनी एनिमल चेंज देयर लोकेशन टू रिस्पॉन्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लेकिन जो जानवर होते हैं ना और जो प्लांट होते हैं, इनकी मूवमेंट में फ़र्क है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है। प्लांट चल कर जा नहीं सकते, प्लांट एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी मूवमेंट को शो कर सकते हैं, लेकिन जानवर एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकता है और अपनी जगह को चेंज कर सकता है। प्लांट आर फिक्स्ड देयरफॉर, क्योंकि प्लांट फिक्स होते हैं, दे चेंज देयर ग्रोथ पैटर्न, वो अपने पैटर्न को चेंज करते हैं। जैसे एक बड है, कली एक बंद है, अब वो खुल जाएगी, तो एक साइंटिस्ट होगा वो यही सोचेगा कि मूवमेंट हुई है, पहले कली बंद थी, बड बंद था, अब बड क्या है, ओपन हो गया, इसका मतलब मूवमेंट तो हुई है। तो लेकिन वो एनिमल से डिफरेंट मूवमेंट होती है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब आ जाए टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑटोनोमियस मूवमेंट और एक होती है पैराटोनिक मूवमेंट, जो अब मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बताया। इस टॉपिक में हम ऑटोनोमिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। ऑटोनोमिक मूवमेंट आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू द इंटरनल कॉज। अब देखें, जो ऑटोनोमिक मूवमेंट होती है ना, वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है और वो इंटरनल काज की वजह से होती है, स्पॉन्टेनियस है और वो इंटरनल काज की। जो पैराटोनिक मूवमेंट है बेसिकली वो एक्सटर्नल काज की वजह से, एनी फैक्टर जो इन्वायरमेंट में फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर है। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद मूवमेंट होगी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा दूँ, एक इंसान को अगर प्यास लगी हो तो वो कहेगा, तो प्यास इंटरनली स्टिमुलाई है, तो प्यास की वजह से वो पानी की तरफ जा रहा है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई दोनों सेम है। अब वो पानी की तरफ जाएगा तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, प्यास लगेगी तो ये इंटरनल है, तो जाहिर सी बात है वो चलकर पानी की तरफ ही जाएगा। तो पानी की तरफ जा रहा है, वो उस स्टिमुलाई की तरफ जा रहा है कि पानी वहाँ पर है। इसी तरह प्लांट्स की रूट्स भी होती हैं, ज़मीन में फैलती हैं, जिस तरफ पानी ज़्यादा होता है जो उस तरफ वे मूवमेंट करने लग जाती हैं। इसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं कि एनी चेंज, कोई भी चेंज आएगा उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो बारी बारी इसको पढ़ लेते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट ड्यू टू द इंटरनल काज। अब इंटरनल काज क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की टू टाइप्स होती हैं, थ्री टाइप्स होती हैं। एक को टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, एक को ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं, एक को ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट की तीन टाइप्स होती हैं, एक को टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, एक को ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं, ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। बहुत अहम बातें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम टैक्टिक मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। टैक्टिक स्टिमुलाई को कह रहा है कोई भी चेंज, देयर आर द मूवमेंट ऑफ द इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म। देखें, ये वो मूवमेंट है जिसके अंदर इंटायर सेल और ऑर्गेनिजम्स। अब अभी आप कहेंगे सर प्लांट तो मूवमेंट करता नहीं है, तो आपने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बता दिया कि वो मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, जिसके अंदर यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास, जिसको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहा था, वो मूवमेंट करते थे, वो एक जगह दूसरी जगह मूव करते थे क्योंकि वो प्लांट जैसे थे। इंटायर सेल में या तो पूरे का पूरा सेल मूव करके जाएगा या ऑर्गेनेली मूव कर जाएगी, या कुछ सेल का हिस्सा होगा वो मूव कर जाएगा। तो बताने का मकसद ये है, ये मूवमेंट इंटायर सेल की भी हो सकती है, ऑर्गेनेली की भी हो सकती है, पूरे जानदार की भी हो सकती है, ड्यू टू इंटरनल काज स्टिमुलाई, क्योंकि इंटरनल काज स्टिमुलाई है। अब इंटरनल काज स्टिमुलाई क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस, अगर मूवमेंट स्टिमुलाई की तरफ जा रही है, एनी चेंज उसकी तरफ जा रही है, देन कॉल्ड पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, तो वो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी। उसके बाद इफ मूवमेंट आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई देन कॉल्ड द नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट, अगर वो स्टिमुलाई से दूर जा रही है तो इसका मतलब वो नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी। ये बात थोड़ी समझ लें, स्टिमुलाई एनी चेंज को कहते हैं, अगर वो स्टिमुलाई की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो स्टिमुलाई से दूर होगा तो वो नेगेटिव की तरफ। अगर एक पौधा सूरज की रोशनी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि सूरजमुखी का फूल ले लें आप, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इसकी एग्जांपल नहीं है,
तो सूरज की रोशनी की तरफ मूव कर रहा है तो ये उसका क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर वो सूरज से ऑपोजिट मूव करेगा वो नेगेटिव है। तो बात बताने की सिर्फ आपको ये है कि अवे और टुवर्ड में क्या फ़र्क होता है। अब हम इसको अवे और टुवर्ड को डिफाइन करते हैं, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस द टैक्टिव मूवमेंट्स आर डिवाइड इनटू टू। अब किस बेस पर, नेचर ऑफ द स्टिमुलाई, के पैगाम क्या है, चेंज क्या है। द टैक्टिव मूवमेंट आर टू टाइप्स की हैं। सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट है फोटोटैक्टिक। अब टैक्टिक स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस, लाइट, फोटो। अब फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो गया, अब यानी कि लाइट की तरफ या लाइट से दूर। जो लाइट की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक हो जाएगा, जो लाइट से दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो जाएगा। तो यहां पर स्टिमुलाई क्या है, लाइट। तो आपने याद रखना है यहां पर जो स्टिमुलाई है वो है लाइट। द प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। अगर प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं चेंज को लाइट का, लाइट की चेंज में लाइट की तरफ जाते हैं, लाइट से दूर जाते हैं, तो उसको हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। इफ द मूवमेंट इज टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, अगर प्लांट की मूवमेंट लाइट की तरफ है तो वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो जाएगी। अगर प्लांट की मूवमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो जाएगी। तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो लाइट की तरफ और लाइट से अवे, ये आपने जेहन में रखनी है। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट की। द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द साइक्लोसिस। अब ये आपने अच्छी तरह समझ लेनी है एक बात। पॉजिटिव टैक्टिव मूवमेंट की हम एग्जांपल दे रहे हैं, पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आप सब जानते हैं प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आप सब जानते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है वो मूव कर रहा होता है। जैसे अगर मैं ये एक सेल बना दूं, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म बना दूं, तो साइटोप्लाज्म मुसलसल मूव कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म मुसलसल मूव कर रहा होता है। अब जो एक और डायग्राम देख लेते हैं। अब लाइट की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, जिस तरफ ज्यादा होगी तो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, तो साथ ऑर्गेनेली भी मूव करेगी जो कि क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट की तरफ आएगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करनी है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो लाइट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये लाइट की तरफ आना शुरू हो गए, तो ज्यादातर लाइट की तरफ आ रहे हैं। अगर लाइट इस तरफ से ज्यादा आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट इस साइड पे ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये मूवमेंट क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, फोटोटैक्टिव होगी, लाइट की तरफ आए हैं। इस तरफ कोई नहीं है, इस तरफ कोई नहीं है, सिर्फ लाइट की तरफ आए हैं, सारे के सारे लाइट की तरफ आए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम कहते हैं, साइक्लोसिस सेल के अंदर मूव करता रहता है हर वक्त। दिस मूवमेंट हेल्प द क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। और यही मूवमेंट मदद करती है, कौन सी मूवमेंट, साइटोप्लाज्म की। वो क्लोरोप्लास्ट को उस तरफ ले जाती है जिस तरफ लाइट ज्यादा होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट का अब्जॉर्ब करे और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो ये इंटरनल काज है। तो क्लोरोप्लास्ट लाइट की तरफ गया, स्टिमुलस की तरफ गया, उसने रिस्पॉन्ड किया अपने आप को कि लाइट की तरफ जाना है। द इंटेंसिटी, शिद्दत एंड डायरेक्शन सिम्थ, बोथ लाइट की इंटेंसिटी और डायरेक्शन बोथ अफेक्ट द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, ये सेल है एक, उसके अंदर की बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसी तरफ ज्यादा जाएंगे जिस तरफ इंटेंसिटी और डायरेक्शन जो होगी लाइट की होगी। तो ये बेसिकली हमने
एक एग्जाम्पल पढ़ी है जिसके अंदर हमने ये देखा है कि पॉजिटिव फोटोटैक्टिव मूवमेंट के एग्जाम्पल में एक साइटोप्लाज्म जो होगा वो सेल के अंदर मूव कर रहा है और लाइट जिस तरफ ज्यादा आएगी क्लोरोप्लास्ट उस तरफ जाएंगे और उसको मदद मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने में। तो ये हो गया हमारे पास फोटोटैक्टिव मूवमेंट। अब आ जाए कीमोटैक्टिव मूवमेंट क्या होती है। कीमो लफ्ज से आपको समझ आ गया कोई केमिकल्स हैं, तो इधर स्टिमुलाई क्या है, केमिकल है कोई। द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल, अगर कोई मूवमेंट केमिकल की तरफ होती है, केमिकल से अवे होती है, तो उसे हम क्या नाम दें, कीमोटैक्टिव हो, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो जो केमिकल की तरफ हो रही है उसे हम केमिकल टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म ऑफ द लिवरवर्ट्स मोसिस फंड्स टुवर्ड आर्चिगोनिया in response to the stimulus of chemical substance like sugar, protein and nucleic acid released by the ovum या egg। अब आपने नाइन्थ चैप्टर में फर्स्ट में प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो ब्रायोफाइट है, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है उनके अंदर, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कैसे, देखें ये एक मेल पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म मौजूद है, ये एक फीमेल पार्ट है जिसे आर्चिगोनिया कह रहे हैं, जिसके अंदर एग मौजूद है। अब देखें, एग एक केमिकल रिलीज कर रहा है जो आर्चिगोनिया से बाहर निकल कर इस तरह इकट्ठा होने लग जाएगा। उस केमिकल हम कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। अब स्पर्म जो होंगे वो खुद ब खुद ही इसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो ये मूवमेंट कौन सी हुई, और इस तरह वो क्या है, एग के अंदर चल जाएंगे। तो ये क्या है, ये ओव्यूम जिसे हम एग कहते हैं, ये आर्चिगोनिया है और ये एंथ्रीडिया है। तो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म ऑफ द लिवरवर्ट्स मोसिस, ये ब्रायोफाइट्स हैं, टुवर्ड आर्चिगोनिया। अब स्पर्म किसकी तरफ गए, आर्चिगोनिया की तरफ गए, क्योंकि वहां एग है। एग ने क्या रिलीज किया, न्यूक्लिक एसिड रिलीज किया। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब आप देखें, स्पर्म भी सेल है, पूरे का पूरा सेल मूव कर गया। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी थी टैक्टिक मूवमेंट की, कि टैक्टिक मूवमेंट में इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म मूव करती है। यहां पर इंटायर सेल मूव किए, यहां पे ऑर्गेनेली ने मूव किया। तो आप ज़हन में रखिएगा, इंटायर सेल मूव करके जा रहा है। स्पर्म एक सेल है जो मूव करके जा रहा है आर्चिगोनिया में एग के पास। तो कौन से केमिकल्स हैं जो एग रिलीज करता है, शुगर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय ओव्यूम, इसको वो सेंस करता हुआ उसकी तरफ, एग की तरफ मूव करता है। तो ये केमिकल है जिसके अंदर पूरा सेल मूवमेंट कर गया। तो ये हमारे पास पहली मूवमेंट थी जिससे हमने क्या कहा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट मूवमेंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट ये सेकंड मूवमेंट है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की। पहले हमने टैक्टिक मूवमेंट को पढ़ा तफसील के साथ, उसकी टाइप्स को पढ़ा, फोटोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब हम पढ़ने लगे हैं टर्गर मूवमेंट को। देखिए टर्गर क्या होता है, टर्गर का ताल्लुक होता है ऑस्मोसिस से। आप सब जानते हैं जब पानी किसी भी सेल के अंदर जाएगा तो उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो फूल जाएगा। अगर पानी किसी चीज से निकलेगा तो उसकी जो टर्जिडिटी है वो कम हो जाएगी। तो जब पानी भर जाएगा किसी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो फूल जाएगा सेल, और जो सेल होगा वो अरेक्ट हो जाएगा, वो फैल जाएगा। और जब पानी उसमें से निकल जाएगा तो मुरझा जाएगा, वो सेल मुरझा जाएगा, यानी कि वो पौधा भी मुरझा जाएगा। तो बेसिकली हमने टर्गर मूवमेंट को डिस्कस करना। टर्गर क्या चीज है, द मूवमेंट विच आर ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंज इन द टर्गर एंड साइज ऑफ द सेल एज द रिजल्ट ऑफ द गेन और लॉस ऑफ वाटर आर कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। यही बात मैंने आपको पहले डायग्राम में समझा दी है। द मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट विच आर ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज। अब डिफरेंशियल चेंज क्या होता है, कभी आपके सामने पानी ज्यादा हुआ, फिर पानी एक्सोस्मोसिस हो गया, और उसके बाद
कंडीशन सेल की इस तरह की हो गई। तो डिफरेंशियल चेंज का मतलब है कभी टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कभी टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल के साइज में वाज़ेह तौर पर फर्क आएगा। क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि पानी कभी गेन हो रहा है और कभी लॉस हो रहा है। तो इस मोमेंट को हम क्या नाम देते हैं? टर्गर मोमेंट कहते हैं। अब इसको समझते हैं क्या। अब दो तरह की मूवमेंट होती है इसकी, एक है रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स ऑफ द टच मी नॉट एंड द स्लीप मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर टर्गर मूवमेंट है। अब एक पौधे का जिक्र किया गया है टच मी नॉट, जिसे हम छुई मुई का पौधा कहते हैं। ये अभी हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। लीफलेट छोटे छोटे पत्ते को कहते हैं। एंड स्लीप मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड टर्गर मूवमेंट। अब उसके बाद स्लीप मूवमेंट क्या होती है? स्लीप मूवमेंट का मतलब होता है कि द लोअरिंग ऑफ द लीव्स इन द इवनिंग एंड द रेसिंग इन द मॉर्निंग इज नोन एज द स्लीपिंग मूवमेंट। ऐसे लगता है जैसे पौधे रात को सो जाते हैं और दिन के बाद उठ जाते हैं। यानी कि पौधे जब शाम होती है तो अपने पत्तों को झुका देते हैं, सारे के सारे पत्तों को झुका देते हैं। ऐसे लगता है जैसे पौधा सो रहा है। और दिन होता है तो क्या होता है कि उनके पत्ते क्या होते हैं, दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसे लगता है पौधा जाग गया है। तो बेसिकली ये होता क्या है? ये टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। जब टर्गर प्रेशर कम हुआ तो पौधे ने अपने पत्तों को नीचे गिरा दिया, गिराने का झुका दिया, यानी कि शाम हुई। तो अब रेसिंग जब दिन हुआ तो टर्गर प्रेशर ज्यादा आया। तो इसका मतलब है दिन और रात के होने से चेंज आ रहा है। तो स्लीप मूवमेंट का मतलब ये है कि पौधे अपने पत्तों को झुका देते हैं रात के वक्त जब शाम होती है। ये क्यों हो रहा है? ये टर्गर की वजह से हो रहा है। टर्गर क्या है? ये बेसिकली पानी का कम या ज्यादा होने की वजह से हो रही है। ये भी हम तफसील के साथ पढ़ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए। बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर ऑफ द लेग्यूम फैमिली। फलीदार पौधे हैं, उसमें फलीदार फैमिली जैसे मटर हो गया, उनकी जिक्र किया गया है। लोअर देयर लीव्स, अपने पत्तों को झुका देते हैं इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग, और सुबह के बाद अपने पत्तों को दोबारा अपनी उसी जगह पर ले आते हैं। दिस मूवमेंट आर कॉल्ड स्लीप मूवमेंट। और ये आपने याद रखना है, बीन प्लांट्स और लेग्यूम फैमिली ये टर्गर मूवमेंट के अंदर आते हैं, जो लोअरिंग ऑफ द लीव और रेसिंग ऑफ द लीव को शो करते हैं। मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। पत्ते क्यों शाम के वक्त झुक जाते हैं और सुबह के वक्त दोबारा अपनी जगह पर आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? जब जाग जाते हैं सुबह के वक्त। द स्लीप मूवमेंट्स आर ड्यू टू द डेली चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर। स्लीप मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि डेली चेंजेस, क्योंकि जो प्लांट का रवैया होता है ना वो विरासती होता है। वो विरासत से जो पैगाम लिया होता है उसने वही चल रहा होता है उसके अंदर, डीएनए की वजह से। तो डेली जो चेंजेस हो रहा है, सुबह शाम आना जाना, सुबह का आना शाम का आना, तो ये चेंज हो रहा है। ये बेसिकली इन टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर कम या ज्यादा होना, कम हो जाएगा तो पत्ते शाम को झुक जाएंगे, ज्यादा होगा पत्ते दोबारा सुबह अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इन पल्वीनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि असल वजह जो है ना वो पल्वीनस है। कि पल्वीनस क्या चीज है? अब पल्वीनस को समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। पल्वीनस द स्वेलन पोर्शन, ये एक फूला हुआ हिस्सा है ऑफ द पेट्यूल एट द जंक्शन ऑफ द लीव एंड द शूट। अब ये पहले समझ लें, ये एक जैसे कि एक तना है, ये एक पत्ता है, अब ये इसकी पेट्यूल है, और ये जगह जहां पर ये आकर शूट के साथ मिल रहा है, ये पेट्यूल है, ये लीव है, ये शूट के साथ आके मिल रहा है। ये फूला हुआ हिस्सा जो है ये पल्वीनस है। इसे हम क्या कहेंगे? पल्वीनस कहेंगे। Pelvinus is swollen portion of the petiole at the junction of the leaf and the leaf with shoot। ये लीव है, ये शूट है, ये पेट्यूल है, छोटी टहनी जो पत्ते की होती है, और ये जगह फूली हुई क्या है? ये पेल्विनस है। कंपोज्ड पैरेन्काइमेटा सेल पर मुश्तमिल होते हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड सेंट्रल स्टैंड ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर का मतलब है एक सेल का दूसरे सेल के दरमियान खाली जगह, एंड सेंट्रल स्टैंड और वेस्कुलर टिश्यू, वहां पर जाइलम और फ्लोएम भी होगा। तो इसको जरा आपने अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि जरा इंफॉर्मेटिव है ये बात। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं डायग्राम समझाकर। देखिए जी, अगर
ये एक शूट है, उसके ऊपर ये पेटियोल है, पेटियोल के ऊपर ये एक पत्ता लगा हुआ है। अगर ये पत्ता इस वक्त इस पोजीशन में है तो इसका मतलब ये जो पल्विनस है, तो उसके अंदर वाटर पूरा आ गया है, वो भर गया पानी से। टर्गर प्रेशर पल्विनस के अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से वो देखें आपके सामने क्या है, वो फूल गया है और पत्ता क्या है, सीधी पोजीशन में आ गया है। लेकिन जब इसके अंदर पल्विनस में टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, फिर आप पत्ते की पोजीशन देखें। अब आप देखें इस वक्त क्या है कि पत्ता झुक गया, इसका मतलब इसमें टर्गर प्रेशर कम हो गया। अब ये क्यों हुआ, ये बताया जा रहा है यहां पर कि ये पैरेन्काइमेटस सेल पर मुश्तमिल होता है विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं और उनके दरमियान जाइलम और फ्लोएम के स्टैंड होते हैं। अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि ये सेल है, उसके अंदर इस तरह पैरेन्काइमेटस सेल पड़े हुए हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल हैं। ये सब पैरेन्काइमेटस सेल हैं। अब आप देखें ये पैरेन्काइमेटस सेल है। अब इस देखें जो स्पेसिस हैं आपको नजर आ रही हैं, ये भी स्पेस नजर आ रही है आपको, इन दोनों के दरमियान भी स्पेस नजर आ रही है। तो जो जाइलम फ्लोएम है वो इसके अंदर आ रहे हैं। देखें तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर पानी आएगा ज्यादा तो जाहिर सी बात टर्जिडी हो जाएगी, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब पानी कम होगा तो टर्जिडी कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा, यानी कि मुरझा जाएगा। जब दोबारा पानी ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन में। और जब पानी कम हो जाएगा दोबारा अपनी लोअर पोजीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो अब हमने ये बात समझी है कि when turgor pressure decrease on the lower side of the pulvinus, the leaf lower and do go to the sleeping position। अब ये डायग्राम भी मैं आपको समझा देता हूं बनाकर। पहले एक दो दोबारा पल्विनस को पढ़ लें। पल्विनस इज द स्वेलन पोर्शन ऑफ द पेटियोल। ये जो नुक्ता आपको नजर आ रहा है, एट द जंक्शन ऑफ द लीफ, ये लीफ है, ये शूट है और ये पेटियोल है। पैरेन्काइमेटस सेल जो मैंने डायग्राम बनाकर दिखाई आपको, विद लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस, खाली जगह है एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान। उनके दरमियान क्या है, उनके दरमियान जाइलम और फ्लोएम की बंडल्स मौजूद हैं। ये बेसिकली ये डायग्राम आपने बना लेनी है। अब ये जो बात बताना चाह रहा है कि व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस, द लीव्स लोअर एंड गो टू स्लीपिंग पोजिशन। अब जब टर्गर प्रेशर लोअर साइड ऑफ द पल्विनस, अब लोअर साइड क्या है, मैं आपको एक डायग्राम और बना के दिखा देता हूं। जैसे कि ये एक सेल है, एक शूट है, सॉरी, ये उसकी एक पेटियोल है, ये उसका फूला हुआ हिस्सा जिससे हमने क्या कहा, जिससे हमने पल्विनस का, ये पत्ता है, अब आपके सामने पत्ता क्या है, अपनी असल पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में रहे। अगर यहां पर ये दो सेल्स हैं, एक ये सेल होता है और एक ये सेल होता है, यानी कि सेल काफी सारे होते हैं। मैं आपको दो बना के दिखा रहा हूं क्योंकि वो जैसे वर्ड बोल रहा है तो मैं उसी के मुताबिक आपको समझा रहा हूं। वो कह रहे हैं व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस, द लीव्स लोअर एंड गो टू स्लीपिंग पोजिशन। अब इस बात को अच्छी तरह समझ लें। वो कह रहा है जब नीचे वाले हिस्से में, सेल में, पल्विनस में पानी कम हो जाएगा, जब पानी यहां पर कम हो जाएगा तो पिचक के छोटा सा रह जाएगा। तो जब पिचक के छोटा सा रह जाएगा तो पानी कम हो गया। तो अब पानी कम होने से आप दोबारा पोजीशन देखें, ये पल्विनस,
ये फूला हुआ हिस्सा पल्विनस, और उसके बाद आप शेप देखें, पत्ता नीचे की तरफ मुरझा गया, यानी कि ऊपर वाले पल्विनस वाले हिस्से में वाटर ज्यादा है, नीचे वाले में कम हो गया। जो चीज कम होगी वो नरम होगी, जब नरम हुई तब पौधा झुक गया। अब जब दूसरी बात, व्हेन टर्गर ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस इंक्रीज, लेकिन जैसे ही आप देखें ये कम हुआ, अब यहां पर पानी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो ये दोबारा अपनी इरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, और जब पानी नीचे वाले हिस्से में कम होगा तो ये लोअर पोजीशन में आ जाएगा। तो ये डायग्राम सारी आपने बनानी है, ये भी आपने बनानी है डायग्राम, ये भी डायग्राम बनानी है, ये भी डायग्राम बनानी है, और ये डायग्राम भी शो करनी है आपने बेसिकली। तो ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है। पल्विनस मैंने आपको समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है। उसके बाद टर्गर मूवमेंट की आखिरी टाइप है रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स। कुछ पौधे होते हैं जिनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जिसे कंपाउंड लीफ, जैसे कि आपको शो किया जा रहा है, द फोल्डिंग ऑफ द कंपाउंड लीव्स, फौरन बंद कर लेना अपने पत्तियों को, ड्यू टू द रैपिड लॉस ऑफ टर्गर बाय सेल एट द बेस ऑफ द पेट्यूल इज नोन एज द रैपिड मूवमेंट। यानी कि फौरन ये पानी को लूज कर जाते हैं, फौरन ये पानी को क्या करते हैं, लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने पत्तों को फोल्ड कर लेते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं कि कंपाउंड लीफ कौन सा होता है। देखिए आपने अक्सर इस तरह का पौधा देखा होगा जिसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे पत्ते लगे होते हैं, जिसे कंपाउंड लीफ कहते हैं हम। और यहां पे कंपाउंड लीफ जो है वो छुई मुई का पौधा बताया जा रहा है, टच मी नॉट। तो इसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, जिसके छोटे छोटे पत्ते हैं। व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ द मिमोसा प्लांट, मिमोसा एक फैमिली है पौधे की जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, व्हेन टच मी नॉट को जब टच किया जाता है मिमोसा प्लांट को, जिसके प्लांट का नाम है टच मी नॉट, उसको जब टच किया जाता है इज लीफलेट्स फोल्ड टुगेदर। अगर मैं इसको ऐसे टच करूंगा तो इसके पत्ते क्या हो जाएंगे, फौरन ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे नीचे की तरफ, साथ लग जाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया फौरन। इसे कहते हैं टच मी नॉट, लीफलेट्स फोल्ड, ये छोटे छोटे पत्ते जो हैं ये फोल्ड हो गए। दिस रिस्पॉन्स टेक्स अ सेकेंड, ये चंद सेकंड में हो जाएगा, और टू रिजल्टिंग फ्रॉम वाटर रैपिड लॉस ऑफ टर्गर, क्योंकि इन्होंने तेजी के साथ रैपिड लॉस, पानी को लूज किया बाय द सेल इन द पेल्विनस। पेल्विनस में पानी जो है वो बहुत तेजी से कम हुआ एट द बेस ऑफ द ईच लीफलेट्स, जो हर लीफलेट्स जो यहां पर लगा हुआ है इस पोजीशन पर, ये इसकी पेल्विनस है जगह। यहां से पानी तेजी से लूज कर दिए इन्होंने, जिसकी वजह टर्गर प्रेशर कम होगा। टर्गर प्रेशर कम होने का, जैसे पहले सेल इनके अंदर इस तरह फूले हुए थे, जैसे ही हाथ लगाया फौरन पानी निकल कर दूसरे सेल के अंदर चला गया, और ये सेल की शेप चेंज हुई, टर्जिडिटी कम हुई, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, वो पहले ऐसे खिले हुए थे, उसके बाद क्या हो गए, फोल्ड हो गए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैपिड मूवमेंट और तेजी के साथ अपने लीफलेट्स को बंद कर लेना। तो आपके ज़हन में आएगा तो प्लांट के अंदर इतनी चेंजेस कैसे आ गई, इतनी तेजी कैसे आ गई इसके अंदर, इतनी तेजी के साथ प्लांट कैसे ये काम कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की गई। इट इज इन्वेस्टिगेटेड दैट पोटाशियम आयन मूव्स फर्स्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 साल पेपर में अक्सर बात आई हुई है कि सबसे पहले जो है वो एक सेल में से पोटाशियम मूव कर जाता है। जब भी हम हाथ लगाते हैं तो सबसे पहले कहा गया, इन्वेस्टिगेशन की गई कि जो पोटाशियम है वो सेल से बाहर आ जाता है। जब पोटाशियम सेल से बाहर आ रहा है तो पानी अंदर ज्यादा होता जा रहा है। आयन मूव फर्स्ट व्हेन विच कॉज वाटर टू लीव द पैरेन्काइमेटस सेल बाय एक्सोस्मोसिस। जो अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, जैसे कि हमने यहां पे डायग्राम देखी है, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है, इनमें से पोटाशियम बाहर आ जाएगा। जब पोटाशियम बाहर आएगा तो वाटर भी बाहर आ जाएगा। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल क्या है, ये फ्लैसिड होते जाएंगे, इनमें टर्जिडिटी कम होती जाएगी। जैसे कि अगर ये सेल है, अगर इसमें से वाटर बाहर आएगा, साथ साथ पानी भी बाहर आ जाएगा,
तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, ये पिचक के ऐसे हो जाएगा। तो चेंज आ गया, तो इसकी वजह से पौधे में भी चेंज आ जाएगा। सेल बाय एक्सोस्मोसिस, क्योंकि पानी बाहर आ रहा है उसे एक्सोस्मोसिस कहेंगे। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स। अब ये 10 मिनट लेगा टू रिगेन टर्गर एंड रिस्टोर द इंटरनल टर्जिडी ऑफ द लीफ। अब दोबारा इसको इस हालत में आने के लिए, अपनी दोबारा असली हालत में आने के लिए 10 मिनट लगेंगे। ये 10 मिनट में ये अपने इंटरनल टर्जिडी, अंदरूनी तनाव को बरकरार रख लेगा और पत्ता दोबारा अपनी असल जगह पे हो जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बेसिकली इनके अंदर मोटर सेल्स होते हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं तेजी के साथ, मोटर सेल। लेकिन अभी इसके ऊपर वर्क हो रहा है, इसके बारे में अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी इसके ऊपर क्या है, वर्क जारी है, ये क्या चीज है। तो ये कहा जाता है कि मोटर सेल्स होते हैं इनके अंदर जिसकी वजह से काम परफॉर्म करते हैं। और लास्ट में है ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है। तीसरी मूवमेंट ऑटोनॉमिक मूवमेंट की ग्रोथ मूवमेंट। दिस मूवमेंट आर ड्यू टू द अनइक्वल या डिफरेंशियल growth on two sides of the plant organ like stem, root, tendrils and the bud. स्टेम, ये जो बेल होती है उसका तना होता है जो बहुत ही नाजुक सा होता है, बेल का तना उसे हम कहते हैं। तो बड एक कली होती है जो खिलती है बंद होती है, खिलती है बंद होती है। जब वो खिलती है तो फूल बन जाता है, कुछ दिनों के बाद जो कली होती है वो खिल जाती है। तो डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है, कभी किसी साइड पे ग्रोथ हो रही है, कभी किसी साइड पे ग्रोथ हो रही है। मिसाल के तौर पर ये ऑपोजिट ग्रोथ को बेसिकली कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये कली है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये दो सेल्स हैं। एक सेल है जिसमें एक तरफ ग्रोथ कम हो रही है और दूसरी तरफ ग्रोथ ज्यादा हो रही है। ये सेल बड़े नजर आ रहे हैं आपको, एक तरफ आपको ग्रोथ कम नजर आई तो एक तरफ ज्यादा नजर आई। जब आपको ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही नीचे की तरफ तो प्लांट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए कह रहा है ऑपोजिट मूवमेंट होगी यहां पर, यानी कि जो कली होगी वो इस तरह होगी, जो ऊपर की तरफ आ गई। क्यों? क्योंकि मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा हुई है और अंदर की तरफ कम हुई है। तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल, कि जब नीचे ग्रोथ ज्यादा आएगी तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, इस तरह मूवमेंट हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी जब नीचे ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली टाइप है एपिनेस्टी। क्या होती है? लव से ज्यादा एपी, नेस्टी, नेस्टी कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे नॉन डायरेक्शनल। इट इज अ मूवमेंट शोन बाय द लीव्स एंड द पेटल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी है। ये फूल की पत्तियां और जो लीव्स हैं वो शो करते हैं इस मूवमेंट को। द अपर से, क्योंकि मैंने कहा एपी, एपी कहते हैं अपर सरफेस द लीव इन बड कंडीशन। बड कंडीशन का मतलब होता है कली जो होती है वो, जो फूल बंद होता है उसे कली कहते हैं, बड कंडीशन। शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर्ड विद द लोअर सरफेस विच रिजल्ट द बड ओपन हो जाएगी। अब ये बात आपने समझनी है, मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। द अपर सरफेस द लीव्स इन बड कंडीशन, जब ऊपर वाला हिस्सा अपर सरफेस लीव इन बड कंडीशन मोर ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ करेगा एट कंपेयर्ड विद द लोअर सरफेस, लोअर सरफेस पर कम होगी ग्रोथ, तो बड ओपन हो जाएगी। अब इसकी डायग्राम समझें। ये एक डायग्राम है, ये एपिनेस्टी है। इसमें देखिए क्या बताया जा रही है बात। दोनों को अगर आप समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी बात। द अपर सरफेस ऑफ द लीव, ये नॉर्मल लीव है दोनों, ये नॉर्मल। अगर ग्रोथ ऊपर ज्यादा हो रही है, जैसे कि ये बताया जा रहा है अपर सरफेस द लीव इन बड कंडीशन शो मोर ग्रोथ, तो ज्यादा ग्रोथ हो रही है। द लोअर, लोअर में कम हो रही है, तो लोअर को हम इस तरह शो कर देते हैं, ये लोअर साइड है। तो यहां पर ग्रोथ क्या है, ये कम हो रही है। लोअर विद रिजल्ट बड ओपन हो जाएगी। तो लोअर सरफेस पे कम हो रही है, अपर सरफेस पे ज्यादा, तो पोजीशन देखें, फूल ऐसे खिल जाएगा। तो इस तरह फूल खिल गया, तो ये ऑपोजिट हो रही है। हालांकि ग्रोथ ऊपर हुई है लेकिन जो बड हुई है उसकी पत्तियां क्या है, वो नीचे की तरफ आई। तो ये ऑपोजिट है, इसे कहते हैं हम एपिनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद आ जाए हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी क्या होता है? ये उसका उल्टा है, हाइपो नीचे। इफ ग्रोथ इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन इज मोर देन दैट ऑफ अपर सरफेस, अगर ग्रोथ लोअर सरफेस ऑफ द लीफ बड कंडीशन में ज्यादा हो जाए अपर सरफेस की निस्बत, तो बड रिमेन क्लोज होगी। आपके सामने देख लें, जब ग्रोथ नीचे वाली साइड पे ज्यादा हो रही है और ऊपर वाली साइड पे कम हो रही है, देखें ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ कम हो रही है इन बड कंडीशंस में, तो बताया जा रहा है जब ग्रोथ नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो तो वो बड क्लोज हो जाएगी। जैसे कि आपके सामने बड क्लोज हो गई है। यहां पर ग्रोथ, इन दोनों तस्वीरों में फर्क देख लें, यहां पर ग्रोथ ऊपर ज्यादा हो रही है तो बड खिल गई, यहां पे ग्रोथ नीचे ज्यादा हो रही है तो इसलिए बड बंद हो गई। तो ये दोनों में फर्क है, एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी में। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है बात। उसके बाद आ जाए जी न्यूटेशन। न्यूटेशन क्या होता है? आखिरी बात और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। द ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम मूव्स इन द जिगजैग फैशन ड्यू टू द अल्टरनेट चेंज। अब ये अल्टरनेट चेंज भी समझना आपने, जिगजैग को भी समझना आपने। इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स, एपेक्स कहते हैं टिप को, ऊपर वाली जगह पर। द मोड, दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूटेशन। कुछ बेलों के तने जो होते हैं वो टेंड्रिल जिन्हें वो बड़े सॉफ्ट होते हैं और वो मूवमेंट कैसे करते हैं? इन अ जिगजैग फैशन। वो जिगजैग, जिगजैग किसे कहते हैं? ये जिगजैग होता है, इसे जिगजैग कहते हैं। एक तरफ यहां पर ग्रोथ ज्यादा हुई, फिर यहां पर हुई, फिर ग्रोथ ज्यादा यहां पर हुई, फिर यहां पर। एक तरफ राइट साइड पे ग्रोथ हो रही है, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे हो रही है। एक तरफ राइट साइड पे हो रही है, एक तरफ लेफ्ट साइड। इसको कहते हैं अल्टरनेट चेंज। और इस तरह के चेंज को हम जिगजैग फैशन कह रहे हैं। अब डायग्राम से मैं समझा देता हूं आपको। जैसे एक तना है, ये एक तना है सॉफ्ट सा, इसका ये एपेक्स है, यहां से ये तना ऐसे मूव किया, ये सॉफ्ट तना है जिसे हम कह रहे हैं। सॉफ्ट स्टेम है, टेंड्रिल। ये ले, मैंने इसको शो कर दिया इस तरह। अगर इसकी ग्रोथ नीचे वाली साइड पर ज्यादा हो जाए और ऊपर वाली साइड पर कम हो जाए तो यही बात आपकी समझ में आएगी और ये वाली बात आपकी समझ में आएगी। जब ग्रोथ नीचे ज्यादा हो रही है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो तना क्या होगा? वो इस तरह हो जाएगा। ये ले, ये इस तरह मूव कर जाएगा, ये इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। अब दूसरी तरफ देखें, ग्रोथ फिर नीचे ज्यादा हो रही है और ऊपर कम हो रही है। अब तना क्या होगा? अब तना ऊपर की तरफ जाएगा। फिर देखें, ग्रोथ जब नीचे की तरफ ज्यादा हो रही है और ऊपर की तरफ कम हो रही है तो तना फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ऑपोजिट मूवमेंट हो, तो जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट इस तरह। तो यही बात बताई जा रही है। द ग्रोइंग टिप, इसे टिप कहते हैं, ये एपेक्स है, इसे ग्रोइंग टिप कहते हैं, इसे ग्रोइंग टिप कहते हैं। जब यहां पर ग्रोथ नीचे ज्यादा हुई ऊपर कम हुई तो दोबारा तना इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह जिगजैग मूवमेंट करता हुआ ये मूव करेगा। अल्टरनेट चेंज का मतलब इस तरफ ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, अब इस तरफ ज्यादा हो रही है, फिर इस तरफ नीचे ज्यादा होगी, फिर इस तरफ नीचे ज्यादा होगी। तो इस तरह क्या है, जिस तरफ ग्रोथ होती जाएगी उस तरह वो मूव करता जाएगा। इस तरह वो कह रहा है जिगजैग बनता जाएगा। और अल्टरनेट चेंज इन द ग्रोथ ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स, या पहले ये एपेक्स था, फिर ये एपेक्स हो गया, फिर ये एपेक्स हो गया, फिर ये एपेक्स हो गया। एपेक्स टिप को कहते हैं। जैसे कि हमने पहले इसको एपेक्स कहा, फिर ये मूव किया, इसको एपेक्स कहा इस जगह को, फिर ये मूव किया, फिर इसको एपेक्स कहा, फिर ये मूव किया, फिर इसको एपेक्स कहा। तो इस तरह यानी कि हम टिप को कह रहे हैं एपेक्स। दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द न्यूटेशन। इस तरह ग्रोथ को हम न्यूटेशन कहते हैं। तो ये हमारा ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।